हम आ जाते हैं हमारे थर्ड ट्रैवलर पर जो है फ्रांसिस बर्नियर। ये एक फ्रेंच मैन है। इसके पहले हमने इब्न बतूता और अल बरूनी के बारे में पहले से ही पढ़ लिया है। Once Francis Bernier, a doctor with a difference. Once the Portuguese arrived in India in about 1500, a number of them wrote detailed accounts regarding Indian social customs and religious practices. A few of them, such as the Jesuit Roberto Nobili, even translated Indian texts into European languages. तो ये बात हमें पता है कि 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया की डिस्कवरी करी थी। इंडिया आए थे वो पोर्चुगल से एंड उसके बाद से बहुत सारे ऐसे पोर्चुगीज़ हैं जिन्होंने इंडिया के ऊपर बहुत डिटेल्ड अकाउंट्स लिखे हैं, इसके सोशल कस्टम्स पर, रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जसवी एक रॉबर्टो नोबली थे जिन्होंने कुछ इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करा है। इनमें से बेस्ट नोन पोर्चुगीज़ राइटर जो थे वो एडुआर्दो बारबोसा, जिन्होंने ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड अकाउंट्स लिखे हैं। बाद में 1600 के बाद फ्रेंच ट्रैवलर्स इंडिया में, फिर उसके बाद 1600 के बाद डच आए, इंग्लिश आए एंड उसके बाद फ्रेंच ट्रैवलर्स भी आए। तो सबसे पहले पोर्चुगीज़, देन डच, इंग्लिश और फिर फ्रेंच भी आए। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेंच जूलर जो थे वो है जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, और जो इंडिया एटलीस्ट 6 बार आए, 6 बार वो इंडिया आए। एंड वो पर्टिकुलरली किससे फैसिनेटेड थे? ट्रेडिंग कंडीशंस इन इंडिया। और उन्होंने इंडिया को कंपेयर करा ईरान के साथ और ऑटोमन एम्पायर के साथ। तो इनमें से कुछ ऐसे ट्रैवलर्स थे जैसे कि इटालियन एक डॉक्टर थे मेनुची, जो कि यूरोप वापस कभी गए ही नहीं, वो परमानेंटली इंडिया में ही सेटल हो गए। ओके तो अलग अलग ट्रैवलर्स आए, उनके अलग अलग जिस तरीके से, मतलब कुछ लोगों को इंडिया बहुत पसंद आया, जैसे कि ये मनुची इटालियन डॉक्टर, ये कभी वापस गए ही नहीं यूरोप, इंडिया में ही सेटल हो गए। कुछ लोगों को इंडिया नहीं भी पसंद आया, हमने प्रीवियस वाली वीडियो में देखा कि कुछ को इंडिया बहुत ही डिस्गस्टेड वाला लगा। तो ये हर ट्रैवलर की अपनी खुद की उसके ऊपर है। किसी को उसकी ट्रेडिंग कंडीशंस बहुत अच्छे लगे, किसी को इंडिया के रिलीजियस कस्टम्स ने अपील करा, किसी को सोशल कस्टम्स ने, बहुत अलग अलग ट्रैवलर्स को अलग अलग चीज़ों से अपील हुआ, जिस वजह से आज हमारे पास उनका एक बहुत डिटेल्ड अकाउंट मिल जाता है, मतलब बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर। ओके फ्रांसिस बर्नियर जो थे वो एक फ्रेंच मैन थे, ठीक है, फ्रेंच थे। वो एक डॉक्टर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और एक हिस्टोरियन थे। तो बाकी बहुत सारे जो ट्रैवलर्स आए थे उनके जैसे वो भी मुग़ल एम्पायर आए थे, और अपॉर्चुनिटीज़ के सर्च में मुग़ल एम्पायर में वो सोचा था कि उनको भी कुछ यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई ऑक्यूपेशन या कुछ मिलेगा। वो इंडिया में उन्होंने वो 12 ईयर्स, 12 साल तक इंडिया में रहे, 1656 से 1668 तक। एंड प्रिंस ताराशिको से वो बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड थे और वो उनके फिजिशियन थे। प्रिंस ताराशिको अगर आपको पता है तो वो शाहजहाँ के एल्डेस्ट सन हैं, जिनको फिर बाद में औरंगज़ेब ने मार दिया था। एंड उसके बाद वो एक इंटेलेक्चुअल और एक साइंटिस्ट भी थे, विथ कौन, दानिशमंद खान, एंड आर्मीनियन नोबल एट द मुगल कोर्ट। तो मुगल कोर्ट के साथ उनका क्लोज कनेक्शन था। इसे देखिए, ये दिस इज़ अ 17th century painting depicting Bernier in European clothes. Okay, and this is a painting depicting Tavernier in Indian clothes. Okay, comparing East and West. क्या है ये कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट? मतलब उन्होंने कंपेयर करा है कैसे इंडिया को अलग अलग। उससे आगे देखते हैं। बर्नियर जो है वो बहुत कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में उन्होंने ट्रैवल करा, वास्ट कंट्री में उन्होंने ट्रैवल करा, और उन्होंने सभी चीज़ों के अकाउंट्स लिखे, जो कुछ उन्होंने देखा उन्होंने उसके अकाउंट्स लिखे, और उन्होंने फ्रीक्वेंटली जो कुछ इंडिया में देखा ना उसको यूरोप के साथ उन्होंने कंपेयर करा। ओके तो उन्होंने अपनी मेजर राइटिंग जो है वो किसको डेडिकेट करी? लुई 16 को और किंग ऑफ फ्रांस को, और उनके बहुत सारे और जो वर्क्स जो है वो इन फॉर्म ऑफ लेटर्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स हैं। तो मतलब उनका मेजर अकाउंट्स जो हमें मिलते हैं वो किस फॉर्म में है कि उन्होंने लेटर्स लिखे हैं ऑफिशियल्स को, इन्फ्लुएंशियल्स को, मिनिस्टर्स को। तो वर्चुअली देखा जाए तो बर्नियर जो थे उन्होंने हर सेंस में इंडिया को जैसे देखा वैसे उन्होंने डिस्क्राइब करा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू डेवलपमेंट्स इन यूरोप के साथ कंपेयर करते हुए इंडिया को उन्होंने जैसे देखा वैसे उन्होंने उसके अकाउंट्स लिखे, उसकी नोट करा। तो जैसे हम देखेंगे कि ये असेसमेंट हमेशा सही नहीं था। जैसे हमने देखा था कि अल बरूनी का जो असेसमेंट था, जो प्रिडिक्टेबिलिटी, वो बहुत ही एक्यूरेट थी। इन केस ऑफ बर्नियर दिस वाज नॉट ऑलवेज ट्रू। उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी या उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी जब उनके वर्क्स पब्लिश हुए थे तो बर्नियर की जो वर्क्स है बहुत ही पॉपुलर हो गए, बहुत लोगों ने पढ़े।
यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, ट्रैवलिंग विद द मुगल आर्मी। ये बर्नियर का एक अकाउंट है। बर्नियर ऑफ मुगल आर्मी के साथ ट्रैवल करता था। अभी एक उनका एक्सर्प्ट है कि जब उनकी आर्मी जो है वो कश्मीर जा रही थी। आई एम एक्सपेक्टेड टू कीप 2 गुड तुर्कोमन हॉर्सेस and I also take with me a powerful Persian camel and driver, a groom for my horses, a cook and a servant to go before my horse with a flask of water in his hand according to the custom of the country. तो कहते कि कंट्री के कस्टम के अकॉर्डिंग जिस पोजीशन पे बर्नियर थे और वो कश्मीर जा रहे थे, तो उनको अपने साथ 2 तुर्कोमान हॉर्सेस को मेंटेन करा था, ठीक है। उसके साथ एक पावरफुल पर्शियन कैमल को मेंटेन करना था और एक ड्राइवर होना चाहिए जो उस कैमल को, मतलब वो ड्राइवर होना चाहिए जो कि हॉर्स को संभाल लेगा, ड्राइव करेगा। उसी के साथ साथ एक कुक भी होगा, एक सर्वेंट भी होगा, ओके। और वो सर्वेंट मतलब वो घोड़े की देखभाल करेगा, पानी वगैरह पिलाएगा, करेगा। और ये अकॉर्डिंग टू द कस्टम, मतलब उस टाइम पर यही बोलते हैं। देखिए जैसे आज की कस्टम क्या बोलती है कि अगर कोई भी ऑफिशियल बाहर से आते हैं, कोई दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आते हैं या वो आते हैं, तो हम जैसे अगर दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर उनको जाते हैं, रिसीव करते हैं, उनको ग्रीट करते हैं। तो इसी तरीके से उस टाइम का एक कस्टम था। उनको एक बहुत ही यूज़फुल आर्टिकल भी दिया गया, जैसे कि एक टेंट of moderate size, a carpet, portable bed made of 4 very strong but light canes, a pillow, a mattress, round leather tablecloths used at meals, some few napkins of dyed cloth, 3 small bags with culinary utensils, which are all placed in a large bag, and this bag is again carried in a very capacious and strong double sack or net made of leather thongs. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उनको इसके अलावा हॉर्स, कैमल, ड्राइवर, कुक, सर्वेंट, इनके अलावा ये सारी चीज़ें भी दी गई, टेंट दिया गया एंड यूटेंसिल्स वगैरह, पिलो वगैरह, बेडिंग एक्सेट्रा, ये सब अलग चीज़ें भी दी गई और इसको एक बड़े से बैग में कैरी करा गया। ये डबल सैक जो है, इसमें इसके अलावा और भी सारे प्रोविजंस हैं, जैसे लिनन है, वेयरिंग अपैरल है, और दोनों जो है वो मास्टर एंड सर्वेंट्स के लिए, मतलब दोनों के लिए है, ओके। I have taken care to lay in a stock of excellent rice for 5 or 6 days consumption of sweet biscuits flavored with anise, a herb of limes and sugar. तो उन्होंने बोला कि इसके अलावा मैंने मतलब 5 या 6 दिन तक मैं चावल खा सकूँ इतना मेरे पास राइस है कंजम्पशन के लिए, स्वीट बिस्किट्स है, एक डिश होती होगी कोई, तो ये फ्लेवर्ड विद अनीस एक हर्ब का नाम है। तो nor have I forgotten a linen bag with a small iron hook for the purpose of suspending and draining दही और कर्ड्स। तो उनके पास एक छोटा सा लिनन बैग भी है जिससे कि वो दही या कर्ड को सस्पेंड कर सके, मतलब टांग सके। नथिंग बीइंग कंसिडर्ड टू रिफ्रेशिंग इन दिस कंट्री एज लेमनेट एंड दही। तो देखिए इस कंट्री में लेमनेट और दही से ज़्यादा रिफ्रेशिंग और कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाता है। तो दीज आर द थिंग्स कि बर्नियर नोट करते हैं कि जब वो ट्रैवल करते थे मुगल आर्मी के साथ, तो दीज आर द थिंग्स जो वो कैरी करते थे। The creation and circulation of ideas about India. The writings of European travelers helped produce an image of India for Europeans through the printing and circulation of their books. तो यूरोपियंस ने जो भी अकाउंट्स वगैरह लिखे इंडिया के ऊपर, उनकी प्रिंटिंग होती थी और उनका सर्कुलेशन होता था और वो बुक्स को सर्कुलेट किया जाता था। Later, after 1750, when Indians like Sheikh Itisamuddin and Mirza Abu Talib visited Europe and confronted this image that Europeans had of their society, they tried to influence it by producing their own version of matters. तो बाद में ये जो राइटर्स है जैसे कि शेख इतिसामुद्दीन है या मिर्ज़ा अबू तलीब है, इन्होंने जब ये इंडिया विज़िट करा और ये अकाउंट्स भी पढ़ा, तब उन्होंने कन्फ्रंट किया, क्योंकि उन्हें लगा कि जो यूरोपियंस अकाउंट छोड़ के गए वो इतने ट्रू नहीं है, वो तो कोई और ही इमेज बनाते हैं इंडिया की। और फिर उन्होंने कोशिश की कि वो अपने खुद के वर्जन मैटर्स लिखे। तो ये हर ट्रैवलर का अलग परसेप्शन होता है। व्हाट आर द थिंग्स फ्रॉम बर्नियर्स लिस्ट दैट यू वुड टेक ऑन अ जर्नी टुडे। आज क्या क्या चीज़ें देखिए, आज हम क्या क्या चीज़ें ले जाएंगे जर्नी पर। प्रॉबली टेंट, पिलो, मैट्रेस, ये सारी चीज़ें हम ले जाएंगे। यूटेंसिल्स नॉट वेरी श्योर, वो डिपेंड करता है कहाँ जा रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि आज के टाइम में कोई भी यूटेंसिल्स इतना कैरी करता है। एंड अपने साथ ठीक है, अपैरल, वेयरिंग अपैरल वगैरह तो हम करेंगे। थोड़ा खाने पीने का ले जाएंगे, नॉट मे बी नॉट राइस बट ये समथिंग एल्स, हम कुछ ना कुछ खाने पीने का पैक करके लेके ही जाते हैं अपने साथ में। मैनी ऑफ दीज थिंग्स। बर्नियर के जो वर्क थे वो फ्रांस पे 1670-71 में पब्लिश हुए, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए, डच में ट्रांसलेट हुए, जर्मन, इटालियन में ट्रांसलेट हुए। तो 71 से लेकर 76 के बीच में 5 सालों में बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में उनके वर्क को ट्रांसलेट किया गया।
1670 से 1725 के बीच में उनके अकाउंट जो थे वो 8 टाइम्स रीप्रिंट हुए फ्रेंच में, और 1684 में 3 टाइम्स इंग्लिश में रीप्रिंट हुए। तो बोल सकते हैं कि हम कितने पॉपुलर हुए कि 8 टाइम्स फ्रेंच में, 3 टाइम्स इंग्लिश में रीप्रिंट करने वाले, क्योंकि उसकी कॉपी जो है वो शॉर्ट पड़ गई। ठीक है, ये मार्क कॉन्ट्रास्ट में किसके था, अकाउंट्स इन अरेबिक और पर्शियन। तो अरेबिक और पर्शियन के जो अकाउंट्स है वो सर्कुलेट किए जाते थे, एंड मतलब 1800 के पहले वो इतने पब्लिश नहीं किए जाते थे। आप अंतर समझ रहे हैं, जो बर्नियर के अकाउंट है, ओरिजिनल अकाउंट अलग है और उसके अकाउंट को फिर पब्लिश किया जाता था, रीप्रिंट करा जाता था। लेकिन अरेबिक और पर्शियन अकाउंट्स जो थे वही अकाउंट्स जो है वो सर्कुलेट होते थे और उसको पब्लिश नहीं करा जाता था। द मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल बरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। ठीक है, हम बात करें ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि हमने देखा, ट्रैवलर्स जो है वो ऑफन जो देखते थे सब कॉन्टिनेंट में, उसको कंपेयर करते थे कि जिसके साथ वो फेमिलियर थे, जहाँ से वो आए थे, उसके साथ उसको कंपेयर करते थे कि वहाँ पर तो ऐसा होता था, यहाँ पर ऐसा होता है। हर ट्रैवलर ने इसको डिस्क्राइब करने की या फिर अकाउंट्स लिखने की एक अलग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है। जैसे अल बरूनी ने वो अवेयर थे कि प्रॉब्लम्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स थे उसकी टास्क में, जो कि उन्होंने मतलब उन्हें अल बरूनी को अवेयर था कि वो जिस टास्क के लिए निकले हैं एज अ लोनली ट्रैवलर, उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम थे। तो उन्होंने बहुत सारे बैरियर्स को डिस्कस करा, जो उन्होंने उनको लगा कि यार ये हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में ऑब्स्ट्रक्ट करे, तो उन बैरियर्स को वो जानते थे। तो फर्स्ट अमंग दीज वाज लैंग्वेज। जैसे कि इनमें से पहला बैरियर जो उन्हें लगता था अल-बरूनी को, वो था लैंग्वेज। तो अल-बरूनी के अकॉर्डिंग संस्कृत जो थी वो बहुत डिफरेंट थी अरेबिक और पर्शियन से, और इस वजह से आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स जो थे वो इजीली ट्रांसलेट नहीं करे जा सकते थे एक लैंग्वेज से दूसरी में। देखिए, जैसे आज मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ तो अगर हमें बोलना होता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एक हमें इंग्लिश वर्ड में ही पता है, हिंदी में नहीं पता है। तो आज तो हम लोगों को क्योंकि इंग्लिश एंड हिंदी आती है, हम लोग मिक्स मैच कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कंप्यूटर इंग्लिश वर्ड को हिंदी में भी बोलते वक्त यूज़ कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम पर इतना नहीं हो पाता था। तो किसी भी चीज़ को पर्शियन से संस्कृत में या संस्कृत से पर्शियन में कन्वर्ट करना वॉज नॉट दैट ईजी। सेकेंड बैरियर जो अल-बरूनी को लगा वो था डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। तो देखिए, मतलब लोकल पॉपुलेशन जो थी अल-बरूनी के अकॉर्डिंग, वो मतलब जैसे कि बात ये होगी कि जब रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीव्स की बात होती है तो भले ही हम उस वर्क को ट्रांसलेट भी करें, चलो लैंग्वेज में सक्सेसफुली हम ट्रांसलेट कर पाए, लेकिन उसमें उनको लोगों को समझ में भी आना चाहिए, बिकॉज ये एक नई रिलीजियस बिलीफ है, नई रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो इतनी ईजीली लोगों को समझ में नहीं आता था कि है क्या, ये क्या लिखा है। एंड थर्ड, उनको लगता था सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड कॉन्सिक्वेंट इनसिवियरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। मतलब कि लोकल पॉपुलेशन समझ नहीं पाती थी इतना कि कितने डिफरेंट है अकाउंट्स, और वो खुद सेल्फ एब्जॉर्ब्ड इतनी थी कि वो बाकी बाहर थोड़ा सा देख ही नहीं पा रही थी अपना विजन वाइड करके। इंटरेस्टिंग इसमें से ये है कि हम इन मतलब अल-बरूनी जो थे वो इन प्रॉब्लम्स के साथ अवेयर थे। तो अल-बरूनी ने अपना बहुत कुछ वर्क जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करा, ब्राह्मण्स के ऊपर, वेदास से कुछ पैसेज साइट करे, पुराना से, भगवद गीता से, पतंजलि के कामों से, मनुस्मृति से, जिससे वो इंडियन सोसाइटी के एक अंडरस्टैंडिंग दे सके। तो अल-बरूनी इन प्रॉब्लम्स से जानते थे, प्रॉब्लम्स के बारे में, फिर भी उन्होंने वेदास, पुराणास जैसे इनमें आइडियाज़ जो थे वो इतने ईजी नहीं थे, कॉम्प्लेक्स थे, फिर भी इनको अपने वर्क्स में साइट करा, डायरेक्ट साइट करा है। अ लैंग्वेज विद एन एनॉर्मस रेंज, अल-बरूनी ने संस्कृत को कैसे डिस्क्राइब करा है। अगर आपको ये डिफ़िकल्टी कॉन्कर करना है, डिफ़िकल्टी कॉन्कर करना मतलब अगर आपको ये लैंग्वेज सीखना है तो ये ईजी काम नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है इसमें बहुत बड़ी रेंज की है, वर्ड्स में भी, इन्फ्लेक्शंस में भी। जैसे कि अरेबिक है, कॉलिंग वन एंड द सेम थिंग बाय वेरियस नेम, एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से बुलाना, दोनों ओरिजिनल और डेरिवेटिव, एंड यूजिंग वन ऑफ द सेम वर्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट। मतलब वो यही कहते हैं कि यार एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से बुलाना, या फिर एक ही वर्ड को अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करना। ठीक है, एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स होना। तो इसमें ये चीज़ संस्कृत लैंग्वेज में हमें देखने को मिलती है, और अगर हमें इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है तो हमें एक दूसरे से उसको प्रॉपरली डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका राइट मीनिंग समझना पड़ेगा। तो वो संस्कृत को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। अल-बरूनी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, अल-बरूनी जो है वो कास्ट सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अल-बरूनी ने कास्ट सिस्टम को
कैसे डिस्क्राइब करने की कोशिश की, सोसाइटी में पैरेलल्स को बता के, अदर पैरेलल्स को बता के, मतलब कैसे उन्होंने नोट किया कि जैसे एंशिएंट पर्शिया में 4 कैटेगरीज होती थी, नाइट्स की, प्रिंसेस की, मॉन्क्स की, फायर प्रीस्ट की और लॉयर्स की, फिजिशियंस की। 4 कौन सी कैटेगरीज होती थी? एक होती थी नाइट्स और प्रिंसेस की, मतलब जो रूलिंग वाली जो थी। दूसरी होती थी मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट और लॉयर्स की, मतलब पंडित वगैरह जो होते थे। फिर तीसरी होती थी फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स और अदर साइंटिस्ट की। और चौथी होती थी पेजेंट्स एंड आर्टिसंस की। तो मतलब कहा जा, अगर मैं एक्सप्लेन किया जाए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस तरीके से एंशिएंट पर्शिया में होता था उस डिवीज़न को उन्होंने सजेस्ट करा कि इंडिया में जो ये सोशल डिवीज़न थे ये यूनिक नहीं थे। हर जगह, हर कंट्री में, हर कस्टम में, ट्रेडिशन में लोगों को डिवाइड किया जाता था। एंशिएंट पर्शिया में थोड़े से डिविजन्स अलग बेसिस के ऊपर थे, इंडिया में अलग बेसिस पे थे। और उसी टाइम पे उन्होंने ये भी पॉइंट आउट करा कि जैसे इस्लाम में all the men were considered equal, differing only in their observance of piety। तो वे ये बोलते हैं कि जैसे इस्लाम में हर पाइटी को छोड़ के बाकी सब मेन कंसिडर्ड इक्वल ही करे जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने बोला है कि देखिए हर उसमें मेन विमेन जो है उनको डिविजन तो कहीं ना कहीं मिला है देखने के लिए। उन्होंने ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट तो करा कि यार ये जो भी ब्राह्मण्स ने लिखा है ये सही है, मतलब ये कास्ट सिस्टम लेजिट है, इट शुड बी नो। लेकिन अल बेरूनी ने नोशन ऑफ पोल्यूशन को डिसअप्रूव करा। मतलब उन्होंने ऐसे बोला है, उन्होंने इस बात को रिमार्क करा है कि हर चीज़ जो है वो एक इम्प्योरिटी के जो भी चीज़ जिसको इम्प्योर बोला जाता है वो स्ट्राइव एंड सक्सीड इन रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी। तो ही रिमार्क दैट एवरीथिंग विच फॉल्स इन टू अ स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी स्ट्राइव्स एंड सक्सीड्स इन रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी। कहने का मतलब ये कि कोई भी चीज़ को अगर आप इम्प्योर कह रहे हो तो वो ट्रू नहीं है, उसकी ओरिजिनल कंडीशन जो है वो ओरिजिनली प्योर ही है। द सन cleanses the air and the salt in the sea prevents the water from becoming polluted। तो वही कहते हैं कि यार अगर आप बोल रहे हो कि कोई भी चीज़ इम्प्योर है, दैट इज़ नॉट ट्रू। कोई ना कोई दूसरी ऐसी चीज़ है जो उसको प्योर करने पे, उसको ओरिजिनल करने के लिए रहती है। जैसे कि सन जो है वो एयर को क्लीन करता है, सी में जो सॉल्ट होता है वो पानी को पोल्यूट होने से बचाता है। तो अगर ऐसा नहीं होता, अलबरूनी ऐसा कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो अर्थ पे जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल होती। तो ये सोशल पोल्यूशन का जो कंसेप्शन है कि शूद्र जो है वो शूद्र जो है वो पोल्यूशन है और ये है वो है, दैट इज़ नॉट ट्रू, वो पॉसिबल नहीं है। जो कास्ट सिस्टम का है ये अकॉर्डिंग टू हिम लॉज ऑफ नेचर को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ओके तो ये मतलब अकॉर्डिंग टू अल्बरूनी की जो पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ नॉट ट्रू कि शूद्रास जो है और ये जो लोअर जो है वो अनटचेबल्स जो है वो उसको पोल्यूट करते हैं सिस्टम को। द सिस्टम ऑफ वर्णास, यहाँ पर अल्बरूनी का अकाउंट जो है वो सिस्टम ऑफ वर्णास के ऊपर क्या है। कास्ट सिस्टम का हमने देखा है 4 वर्णास के ऊपर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इसके ऊपर उनका क्या कहना है देखिए। हाईएस्ट कास्ट जो है वो ब्राह्मण है, जिनकी बुक्स हिंदूज़ की जो बुक है वो हमें बताते हैं कि वो ब्राह्मण के सिर से उनकी वो पैदा हुए हैं। एंड जैसे कि ब्राह्मण मतलब उसका ब्राह्मण नेचर का एक दूसरा नाम है, नेचर में जो फोर्स है उसका दूसरा नाम है। और हेड इज़ द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो हेड जो है वो बॉडी का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। ब्राह्मण जो है वो होल जीनस का मतलब चॉइस पार्ट कहा जाता है। तो मतलब हिंदूज जो है वो अपने आप को सबसे अच्छा मानते हैं कि सब पूरी इंसानियत में, पूरी प्रजाति में सबसे अच्छे जो है वो हिंदू है। दूसरी कास्ट जो है वो क्षत्रिय की है, जो कि किससे क्रिएट हुए थे, शोल्डर्स से, ब्राह्मण के हाथों से, शोल्डर्स से। तो उनकी डिग्री जो है वो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा नीचे तो नहीं है पर ब्राह्मण से नीचे है। इसके बाद आते हैं वैश्या जो कि उसके थाई से क्रिएट हुए थे, फिर शूद्रा जो उसके पैर से क्रिएट हुए थे। तो इन दोनों क्लासेस के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्लासेस एक दूसरे से अलग है। मतलब ये साथ में रहती है विलेजेस में, ये आपस में मिक्स हो जाती है, सेम घरों में रह लेती है, लॉजिंग में रह लेती है। तो ये उनका जो कास्ट सिस्टम, वर्णा सिस्टम का एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देने की मैंने कोशिश की है। कंपेयर व्हाट अल-बरूनी रोट इन सोर्ट 6 चैप्टर 3, डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज़, एनी डिफरेंसेस? Do you think Al-Biruni dependent only on Sanskrit text for his information and understanding of society? Okay, ये आप देख सकते हैं चैप्टर 3 में सोर्स 6 के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज वी हैव सीन, जैसे हम देख चुके हैं अल-बिरूनी का जो डिस्क्रिप्शन था कास्ट सिस्टम का वो किससे इन्फ्लुएंस था, क्योंकि उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ था, उन्होंने रूल्स को पढ़े हुए थे जो पॉइंट ऑफ व्यू किससे थे, ब्राह्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुए थे। लेकिन फिर भी रियल लाइफ में ये सिस्टम जो था बहुत रिजिड नहीं था, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट फॉलो नहीं होता था। जैसे कैटेगरीज जो थी उनमें एक कैटेगरी डिफाइन होती थी अंत्याजा,
जिसका मतलब बॉर्न आउटसाइड द सिस्टम, उनको एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो इनएक्सपेंसिव लेबर प्रोवाइड करे दोनों पेजेंट्स को और ज़मींदार्स को। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ये जो बॉर्न आउटसाइड है, जैसे कि जो अलबरूनी की कैटेगरी के लोग हैं, उनको सोशल ऑपरेशन को सहना पड़ता था, और लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिक नेटवर्क्स में इंक्लूड करे जाते थे।